डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व्स पार्ट 3 मूल्यह्रास आयोजन और संचय के इस तीसरे भाग में आपका पुनः स्वागत। इस भाग में हम ह्रास की विभिन्न विधियों का विस्तार से वर्णन करना सीखेंगे। इन दिस लेक्चर वी विल लर्न in detail various methods for providing depreciation. Let us start with straight line method. हमें प्रारंभ करना है सरल रेखा विधि से। According to this method, an equal amount is written off every year during the working life of an asset, so as to reduce the cost of the assets to nil or its residual value at the end of its useful life. The advantage of this method is that it is simple to apply and gives accurate results, especially in case of lease and also in case of plant and machinery. This method is also known as fixed installment method. इस विधि में संपत्ति के कार्यशील जीवन के दौरान प्रतिवर्ष समान राशि अपलिखित की जाती है ताकि संपत्ति के जीवन के अंत में उसका मूल्य शून्य या अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू तक लाया जा सके। इस प्रकार यह प्रयोग करने में अति सरल है और सही परिणाम देने में समर्थ है, विशेषतः पट्टे, पेटेंट, कॉपीराइट, प्लांट और मशीनरी आदि के संबंध में। इस विधि को स्थायी किस्त विधि फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के रूप में भी जाना जाता है। हम इस विधि में मूल्यह्रास का मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं या डेप्रिसिएशन जो लगाया जाना है वो कैसे ज्ञात करते हैं उसको एक फॉर्मूले के रूप में देखते हैं। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन सरल रेखा मूल्यह्रास बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट जो संपत्ति की लागत है माइनस स्क्रैप वैल्यू, उसमें से उसका अवशेष मूल्य घटा देना है, अपॉन यूजफुल लाइफ उसमें उसका उपयोगी जीवन काल का भाग देना है। उदाहरण के लिए यदि एक संपत्ति 1,00,000 रुपये में क्रय की जाती है और 10,000 रुपये उसका अवशेष मूल्य है और उसका अनुमानित जीवन काल उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष है, तो उसका प्रति वर्ष लगाया जाने वाला सरल लेखा विधि में ह्रास होगा 1,00,000 माइनस 10,000 यानी 90,000 अपॉन 10 यानी 9,000 रुपये। प्रति वर्ष उस संपत्ति पर 9,000 रुपये का मूल्यह्रास लगाया जाएगा और 10 वर्षों में 90,000 के मूल्यह्रास लगाए जाने के कारण उस संपत्ति की पुस्तकों में मूल्य घटते घटते सिर्फ 10,000 रुपये यानी अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाएगी। यदि कोई विद्वान प्रतिशत के रूप में स्ट्रेट लाइन मेथड का डेप्रिसिएशन रेट मूल्यह्रास दर ज्ञात करना चाहता है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार होगा। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन रेट इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाई 100 और यह प्रति वर्ष फिक्स रहेगी। यानी सरल रेखा विधि से ज्ञात किए गए मूल्यह्रास में संपत्ति की लागत को डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे। अभी जिस उदाहरण की हम बात कर रहे थे उसमें 9,000 अपॉन 1,00,000 इंटू 100 यानी प्रति वर्ष स्थायी रूप से लागत पर लगाई जाने वाली मूल्यह्रास की दर होगी 9%। The underlying assumption of this method is that the particular tangible asset generates equal utility during its lifetime. इस विधि की अंतर्निहित मान्यता है कि संपत्ति विशेष अपने जीवन काल के दौरान समान उपयोगिता जुटाती है। But this cannot be true under all circumstances. लेकिन ऐसा सभी परिस्थितियों में सही नहीं हो सकता है। The expenditure incurred on repairs and maintenance will be low in earlier years
whereas the same will be high as the asset becomes old. प्रारंभ के वर्षों में मरम्मत तथा अनुरक्षण पर हुआ व्यय कम रहेगा, जबकि जैसे जैसे संपत्ति पुरानी होती जाएगी यह बढ़ता जाएगा. Apart from this, the asset may also have varying capacity over the years, indicating logic for unequal depreciation provision. इसके अतिरिक्त संपत्ति की इन वर्षों के दौरान अलग अलग क्षमताएं हो सकती है जो असमान ह्रास प्रावधान को तर्क को इंगित करती है. However, many assets have insignificant repairs and maintenance expenditure for which straight line method can be adapted. लेकिन अनेक संपत्तियों में नगण्य या न के बराबर मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय होता है, जिसके लिए सरल लेखा विधि अपनाई जा सकती है. While using this method, the period of use of an asset in a particular year should be considered. इस विधि का प्रयोग करते समय किसी वर्ष विशेष में संपत्ति के उपयोग की अवधि भी विचारणीय होनी चाहिए. In the year of purchase of an asset, it may have been available for use for part of the year only. Accordingly, depreciation should be proportioned to reflect the period for which it was available for use. संपत्ति के क्रय वाले वर्ष में हो सकता है यह प्रयोग के लिए केवल वर्ष के एक भाग में ही उपलब्ध हुई हो. तदनुसार ह्रास आनुपातिक होना चाहिए ताकि उस अवधि को स्पष्ट करे जिसके लिए यह उपयोग हेतु उपलब्ध थी. For example, if an asset was purchased on March 1, 2017 and the enterprise prepares financial statements for the year ending on March 31st, 2017, depreciation will be provided for a period of 1 month only. उदाहरण के लिए यदि एक संपत्ति को मार्च 1, 2017 को खरीदा गया तथा उपक्रम 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करता है तो ह्रास केवल 1 माह की अवधि के लिए ही लगाया जाएगा. Similar situation will arise in the year in which an asset is retired from its intended used or is sold. ऐसी ही स्थिति उस वर्ष में उत्पन्न होगी जिसमें संपत्ति का अपेक्षित उपयोग से रिटायर किया जाता है या बेचा जाता है. However, under income tax rules, depreciation is provided for full year if the asset was used for more than 180 days in a particular financial year. लेकिन भारत में आयकर अधिनियम में ह्रास की व्यवस्था पूरे वर्ष के लिए की जाती है यदि वह किसी वित्तीय वर्ष विशेष में 180 दिन से अधिक प्रयोग में रही हो. एक और बात जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, यदि वह संपत्ति 180 दिन से कम काम में आई हो तो आयकर अधिनियम में दी गई दरों से आधी दर से मूल्यह्रास लगाया जाता है. मेथड नंबर 2, रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. घटती हुई किस्त पद्धति या हासित शेष पद्धति. Under this system, a fixed percentage of the diminishing value of the asset is written off each year so as to reduce the assets to its residual value at the end of its life. इस प्रणाली में संपत्ति के हासित शेष का एक निर्धारित प्रतिशत प्रति वर्ष अपलिखित किया जाता है ताकि अपने जीवन के अंत में संपत्ति को उसके अवशिष्ट मूल्य तक लाया जा सके. Repairs and small renewals are charged to revenue. मरम्मत तथा अल्प नवीनीकरण को आयगत व्यय माना जाता है. This method is commonly used for plant, fixtures, etc.
यह विधि सामान्यतः संयंत्र फिक्सचर्स आदि पर लागू होती है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर plant fixtures, etc. Under this method, the annual charge for depreciation decreases from year to year so that the earlier years suffer to the benefit of the later years. इस विधि में हास का वार्षिक प्रभार प्रति वर्ष कम होता जाता है ताकि अंतिम वर्षों पर कम तथा पहले वर्षों पर भार अधिक रहे। Also, under this method, the value of an asset can never be completely extinguished, which happens in the earlier explained straight line method. साथ ही इस विधि में संपत्ति का मूल्य कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, जैसा कि सरल रेखा विधि में सारी किस्तों के अपलेखन के पश्चात होता है। However, it is very simple to operate. यद्यपि इसे लागू करना अत्यंत सरल है। This method is based on the assumption that cost of repairs will increase as the asset get old. Therefore, depreciation in earlier years should be high when the repair cost is expected to be low, and depreciation in later years should be low when the repair cost is expected to be high. इस विधि का एक अन्य लाभ है कि आगम पर कुल प्रभार जब हास अधिक होता है तो मरम्मत नगण्य रहती है, और जैसे जैसे मरम्मत बढ़ती जाती है हास का प्रभार क्रमशः कम होता जाता है। Therefore, this method will result in almost equal burden in all the years of use of the assets, as depreciation will reduce with increase in repair cost will increase with every passing year. On the other hand, under the straight line method, the charge for depreciation is constant, while repairs tend to increase with the life of the asset. Among the disadvantages of this method is the danger that too low a percentage may be adopted as depreciation, with the result that over the life of asset full depreciation may not be provided. Also, if assets are grouped in such a way that individual assets are difficult to identify, the residue of an asset may lie in the asset account even after the asset has been scrapped. The last mentioned difficulty could be, however, overcome if a plant register is maintained. इस विधि का एक अन्य लाभ है कि आगम पर कुल प्रभार जब हास अधिक होता है तो मरम्मत नगण्य रहती है, और जैसे जैसे मरम्मत बढ़ती जाती है हास का प्रभार क्रमशः कम होता जाता है। दूसरी ओर सरल रेखा विधि में हास का भार समान रहता है, जबकि मरम्मत संपत्ति के जीवन के साथ साथ बढ़ती जाती है। इस विधि के दोषों में सबसे बड़ी जोखिम यह है कि हास की इतनी निम्न दर अपनाई जा सकती है कि संपत्ति के जीवन काल में पूरा हास नहीं लगाया जाता। साथ ही यदि संपत्तियों को इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाए कि व्यक्तिगत संपत्तियों को पहचानना कठिन हो जाए तो संपत्ति का अवशेष मूल्य संपत्ति को रद्द किए जाने के पश्चात भी संपत्ति खाते में पड़ा रह जाएगा। यदि प्लांट रजिस्टर रखा जाए तो इस अंतिम कठिनाई को दूर किया जा सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक से यह पैराग्राफ एक बार वापस रिपीट हो गया है, इसलिए मैं इसे पुनः नहीं पढ़ूंगा। मैं सीधा आता हूँ। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द मेथड में बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इस विधि में हास की दर को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। इस मेथड को फॉर्मूला बताने के उद्देश्य से ज़रूर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वस्तुतः
लेखांकन के विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ह्रास की दर ज्ञात करना यह हमारा कार्य नहीं है। हमें ह्रास की दर की गणना करके प्रश्न में दिया जाएगा और हमें उस दर के आधार पर प्रश्न को हल करना है। रेट ज्ञात करने के लिए 1 माइनस nth रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट दिस होल मल्टीप्लाइड बाई 100 वेयर n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ। एक में से हमें nth घात ज्ञात करना है, जिसमें अवशेष मूल्य में संपत्ति की लागत को भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। Similar to straight line method, in this method also period of use in a particular year, for example year of purchase or sale an item of property, plant and equipment needs to be considered while computing the depreciation amount। सरल रेखा विधि के समान इस विधि में भी वर्ष विशेष में उपयोग की अवधि जैसे क्रय का वर्ष या विक्रय का वर्ष, संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरणों की एक मद को विचारणीय होने की आवश्यकता है ह्रास की राशि की गणना करते समय। साधारण शब्दों में, यदि क्रय वाले वर्ष में या विक्रय वाले वर्ष में संपत्ति को कम अवधि के लिए काम में लिया गया है तो ह्रास को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। इस व्याख्यान में हमने 2 विधियों के बारे में समझा। शेष अन्य विधियों के बारे में अगले व्याख्यानों में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।